प्यारे बच्चों, आप लोग कोरोना काल के समय पर घर पे होंगे, कुछ बोरियत महसूस कर रहे होंगे, इसलिए आपके एंजॉय के लिए मैंने कुछ मैजिक मैथ्स लेकर के आया हूँ, जिसे आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखने में बड़ा मजा आएगा। आज अपन पढ़ते हैं 33 67 का खेल। 33 67 पर देखिए 33 का हम गुणा करके देखिए कितने जल्दी हो जाएगा। तो ए ए ए ए ए देखिए। अब देखिए 33 67 ये हो गया 66 है ना। तो यहां से हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 है ना, इस तरीके से। फिर 33 67 गुणित 99, तो ये हो जाएगा 3 3 3 3 3 3। देखिए अब फिर 33 67 अपन 33 67 का खेल खेल रहे हैं। अब यहां पर 132 33 67 132, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 4 4 4 4 इस तरह। अब देखिए 333 67 गुणित 165, तो ये हो जाएगा 5 5 5 5। देखिए कितनी बड़ी संख्या 33 67 गुणित 165। आप गुणा करके देखेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। अब फिर एक बार आप पता लेकर के देखते हैं 33 67 गुणित कितना 198, तो जो हो जाएगा 6 6 6 6 6 6। इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे। तो क्या बच्चों, शायद आपको इस खेल में मजा आया होगा कि कितनी जल्दी कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं। अब मैं इसके ट्रिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप कितनी जल्दी करेंगे। देखो ये 33 है, तो 33 में 33 ही का भाग अगर हम देते हैं तो एक बार आता है ना। तो ये 1 2 3, तो 33 3 3 आपको सभी बड़े बनाना 3 3, तो जो हो जाएगा 111 111, तो निश्चित आएगा पढ़ के देखिए। फिर ये हो गया 66 में 33 का भाग दिए तो कितने बार जाएगा 2 बार, तो ये कितना बनाएंगे 2 2 2 2। फिर 99 में 33 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार, तो देखिए 3 लेके हुए हैं। यहाँ पर 132 है, 132 में 33 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 4 बार, तो देखिए 4 4 4 लिखा हुआ है। इसी तरीके से 165 लिखा हुआ है, 165 में 33 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो देखिए 5 5 5 5 5 5। फिर आप देखिए 198 में 33 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 6 बार, तो देखिए 6 6। दूसरी बात क्या है 33 से 33 33 दूनी 66, 33 का 99, 33 चौके 132, 33 पंचे 163 और 33 का 198। तो इस प्रकार से भी हम इसको सीख सकते हैं। तो बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। चाहे आप 33 का भाग देकर निकाल लें या 33 का पहाड़ा कर लें, तो 33 33 दूनी 66, 33 का 99 और आप ऐसा बढ़ा दो। जो 3 बार है, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप इतनी बड़ी संख्याओं को गुणा करके लोगों का हेल्प में डाल सकते हैं और भी अपने बच्चों को आप बताएंगे। और अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग एक बार जरूर उसको लाइक करेंगे। थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बना करके डाला था, तो शायद आपने देखा, बहुत से बच्चों ने कमेंट्स भी दिया कि सर बहुत अच्छा लगा। अब मैं दूसरा वीडियो और बताने जा रहा हूँ, बड़ा मजेदार है। जैसे आप देखें 11 का खेल, 11 गुणित 11 कितना हो गया 121 हो गया। अब देखिए 111 111, तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 और 1 हो जाएगा। अब देखिए एक और बढ़ा 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। देखिए कितनी जल्दी इसका बढ़ा। फिर देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, बराबर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब हमारे पास है 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5 6। देखिए कितने एक हैं? 6 एक। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 और 1। देखिए कितना बड़ा गोला है। देखिए कितने एक? 1 2 3 4 5 6 है ना। अरे ये कितने हैं? 6। यहाँ भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देखिए कितने जल्दी गोला है कि इतने एक का गोला इतने बार इतने एक को साथ में करते हैं तो इतना गोला आता है। अब जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। कितने से कितने बड़ी संख्या है आप गुणा करते जाएंगे उसी संख्याओं में। तो इस तरीके से बढ़ते हैं। तो इसे आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक और बता देता हूं जिससे आप बहुत जल्दी गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर एक दो अंक है तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? 12 लिखते हैं और 1 को बाहर। तो देखो 1 और 1 2 आया, 2 के बाद क्या आएगा? 1। तो ये 1 लिखते हैं। पर देखिए 1 2 3 तो 1 2 3 2 के 3 आए तो 3 के पहले क्या आएगा? 2। तो 2 लिखा और 1 लिख दिया। फिर यहाँ देखें 1 2 3 4 तो 1 2 3 और 4। अब पीछे तरफ चलेंगे 4 तो हो गया तो 3 आएगा 2 आएगा 1। कहां तक ले जाना है आपको? 1 तक ले जाना है। फिर देखें 1 2 3 4 5 कितने 1 है? 5 5 1 में 5 1 का गुणा करते हैं। तो देखिए कहां तक जाएगा जी? 1 2 3 4 5 और 5 के बाद में फिर पलटेगा तो 4 3 2 1। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 यहां पर भी 1 है 6। तो देखो कहां तक जाएगा जी? देखो 6 तक गया और 6 के बाद में क्या जाएगा? 5 4 3 2 1। इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि जितने यहां पर अंक लिखे हैं उतने ही आप उतने बार उसको लिख लें। 1 2 3 4 4 लिखेंगे 1 2 3 4 है ना। 5 है 1 2 3 4 5 6 है 1 2 3 4 5 6 और उसके फिर पीछे से आप चालू कर दें। 6 के बाद में 5 4 3 2 1। इसी तरीके से 4 आ गया 4 अंक है 4 3 2 1। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कहां तक है? 1 2 3 4 5 6 है 7 और 7 से पहले 7 जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर पीछे तरफ आते हैं तो 6 5 4 3 2 1। आने आपको आरोही क्रम में पढ़ना है और फिर अवरोही क्रम में पढ़ना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है और इनको गिन करके जैसे ये 7 है तो आप 7 तक का आंकड़ा आगे बढ़िए आरोही क्रम में और 7 से फिर आप अवरोही क्रम में तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे बताइए आपको शायद इसको देखने पर मजा आएगा और आप बहुत जल्दी इस नियम को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट्स करें। हेलो प्यारे बच्चों, कोरोना काल के समय पे आप लोग घर में होंगे, बोरियत महसूस कर रहे होंगे, इसलिए मैंने सभी कक्षाओं के लिए कुछ जादू गणित लेकर के आया हूं। आप घर पे रहकर के सीख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, इससे आपको बोरियत महसूस ना हो। तो मैं एक खेल लेकर के आया हूं 8 का खेल। तो देखिए 8 का खेल किस तरीके से है। 8 का गुणा करने से और कितने जल्दी हम इसका जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जैसे 1 गुणित 8 धन 1 तो कितना हो गया? 9। अब देखिए 12 गुणित 8 धन 2 तो ये कितना हो गया? 9। 8 हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, 1 सेकंड लगता है। कर देखिए 123 गुणित 8 धन 3 तो कितना हो जाएगा? 987 हो जाएगा। अब देखिए 103 4 गुणित 8 धन 4 ये हो जाएगा 9 8 7 और क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 गुणित 8 धन 5 बराबर हो जाएगा आपका 9 8 7 6 5 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 गुणित 5 6 गुणित 8 धन 6 तो ये हो जाएगा आपका 9 8 7 6 5 4। फिर कितना 1 2 3 4 5 6 7 गुणित 8 धन 7 तो
ये हो जाएगा आपका 9 8 7 6 5 4 3 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 कर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 8 8 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 9 8 7 6 5 4 3 और दे 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणे कितना? 8 9 आएगा यहाँ पर 9 धन 9। ये हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। अच्छा 2 सेकंड लगता है, आप इसको हल कर सकते हैं। अब इसके ट्रिक्स में आपको बता दूं कि 1 गुणित 8 धन 1 तो कितना हो गया? 9। अब 1 की जगह कितना होगा? 12 और यहाँ कितना होगा? 2 अंक वाली संख्याएं आएंगी तो 9 और 8 हो जाएगा। अन्य आपको अपोजिट क्रम में चलना, किसी तरह से अंक को बढ़ाते लगाते हुए। फिर 123 यहाँ 3 अंक है तो 1 और 2 से 3 अंक हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ये भी 4, यहाँ 4 अंक बनाएंगे 9 8 7 और 6। फिर ये देखिए 12 1 2 3 4 5 गुणे 8 धन 5। देखिए 1 2 3 4 5 8 9 8 7 6 5 मतलब अब वही क्रम में आपको चलना है। फिर 1 2 3 4 5 6 गुणे 8 धन 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। फिर इसी तरीके से इसमें कितने अंक हैं? 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें अंक कितने हैं? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें अंक कितने हैं? 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणे 9 गुणे 8 होगा, ये 9 नहीं होगा 8 होगा धन 9। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 6 है यहाँ पर, शून्य जैसा आपको दिखा, लेकिन क्या है? 6। तो इस प्रकार से हम बहुत बड़े सवाल को हमने कितने मिनट में कर लिया? एक अधिक से अधिक 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगता सेकंड में। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ बढ़ाते जाना, जैसे 1 है तो 2 बढ़ गया 2, यहाँ 3 बढ़ा दो 4 बढ़ा दीजिए, फिर बाद में 1, फिर 5 6 7 बढ़ गया 8 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 9 तक। तो बताइए बच्चों, मजा आया कि इतनी बड़ी संख्या पर हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे और ट्राई करेंगे। जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको फिर इस प्रकार के सवाल पूछूंगा और दूसरी ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है? हाँ प्यारे बच्चों, कोरोना काल पर आप लोग घर पे होंगे, थोड़ा आप लोग परेशानी महसूस कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इस उद्देश्य को लेकर के मैंने कुछ सामान्य TLM जे पत्ती पत्थर कंकड़ फूल की सहायता से आपको गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग की अवधारणा बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी 8वीं पास किए होंगे और 9th में प्रवेश ले रहे होंगे। इस उद्देश्य को लेकर के मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जोड़ किस तरीके से सीखा जाता है, घटाना गुणा भाग। तो ये सामग्री आपको दिख रही है। तो सबसे पहले मैं आपको जोड़ के बारे में बताना चाहूंगा कि आप घर पे बैठे हुए हैं, आप चाहें तो घर पे भी फूल पत्ती कंकड़ इनको लेकर के बहुत ही आसानी से गुणा भाग जोड़ना घटाना सीख सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति आपकी गुणा भाग जोड़ना घटाने से ही स्टार्ट होती है। यदि आप गुणा भाग जोड़ना घटाना नहीं सीख पाते हैं तो आगे आप मैथ्स नहीं कर पाएंगे। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। तो देखिए ये फूल है, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये पीले फूल जो है वो कितने हैं? 5, और लाल है आपके पास कितने? 2। अब ये 2 फूल कम है और 5 फूल ज्यादा है, तो ये यहां पर आकर के इनसे मिल जाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के फूलों की संख्या हुई कितनी? 5 6 और 7। तो ये अपनी जोड़ की अवधारणा
कंप्लीट होती है कि 2 और 5 जो पीले फूल हैं और 2 लाल फूल हैं, इस प्रकार से कितने फूल हो जाएंगे? 7 फूल हो जाएंगे, है ना। अब हम इसके बाद में घटाने की स्थिति इस पत्ती के माध्यम से पढ़ना चाहेंगे। देखिए कितनी पत्तियां इसमें लगी हुई हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें से यदि हम एक पत्ती और ये 2 पत्ती को अलग कर दें तो कितने बचेंगे यहाँ पर? देखो 1 2 और 3। कितनी थी पहले? 5 थी, 2 गिर गई हवा में टूट करके, है ना। तो कितनी बची? 3 बची। तो इस प्रकार से हम ये घटाने की अवधारणा को समझ सकेंगे। अब इसके बाद में हम गुणा की चर्चा करें। देखिए हमारे पास में ये 6 कंकड़ों की कितनी ढेरियां हमारे पास में है? 1 2 3 4 और 5, है ना। कितने हैं? 5। और एक ढेरी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। एक ढेरी में कितने हैं? 6। और कुल ढेरियां कितनी है? 5। तो कितनी हो जाएंगे हमारे लिए? 6 पंचे 30 हो जाएंगी। आ गया समझ में? देखिए कितनी ढेरी थी हमारे पास में? 5 ढेरी, और प्रत्येक ढेरी में कितने थे? 6। तो 6 पंचे 30। इस तरीके से कंकड़ों के द्वारा हम गुणा की अवधारणा को समझ सकेंगे। अब अपन इसी प्रकार से भाग को समझे। देखिए जैसे ये पत्थर, ये कंकड़ है हमारे पास में, कितने हैं? 30 कंकड़ है हमारे पास में। अब 30 कंकड़ों में हम इसकी ढेरी बनाना चाहते हैं। कितनी बना लें? आप लोग जितनी चाहो उतनी बना सकते हैं। तो मैं यहां पर 5 ढेरियां बना रहा हूं। 1 2 3 4 ये 5 ढेरियां। कितनी ढेरियां हैं? 5 ढेरियां। और प्रत्येक ढेरी में कितने कंकड़ हैं? अब देखिए मेरे पास में कुल कितने कंकड़ थे? 6, है ना। और 6 में से मैंने कितनी ढेरियां बना दी? 5 ढेरियां बना दी। देखिए अब इनमें अपन प्रत्येक ढेरी को गिनते थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रत्येक ढेरी में कितने कंकड़ हो जाएंगे? 6, है ना। प्रत्येक ढेरी, जितनी भी ढेरियां बनी हुई हैं उनके यदि हम कंकड़ों को गिनते हैं तो प्रत्येक में कितने मिलेंगे हमको? 6, है ना। और ढेरियां कितनी हैं? 5 ढेरियां, 1 2 3 4 और एक मेरे हाथ में है, तो 5 ढेरियां हैं। तो ये हमारा, है ना, प्रत्येक ढेरी में कितने होंगे? 5 होंगे, 6 होंगे। इस प्रकार से हम भाग की अवधारणा को भी समझ सकेंगे। तो आप इस TLM को अपने घर पे भी कर सकते हैं, और जब स्कूल खुलेगा तो आप यहाँ आ सकते हैं, तब और आपको व्यक्तिगत तौर पर साक्षात्कार के रूप में और अच्छे से समझाया जा सकता है। अभी आप फिलहाल घर पर इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे। मैं अभी आपको शेयर भी कर दूंगा, जिससे आप घर बैठे गणित की अवधारणा को, बड़ा भाग को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। क्योंकि यही 4 जो संख्यां हैं, गुणा, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जब तक ये 4 संख्याएं आपको याद नहीं हो पाएंगी आप गणित के सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको गुणा के बारे में बहुत सरल से सरल विधियों द्वारा अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि गणित को हल करने की 4 संक्रियाएं हैं जिसमें गुणा का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे आपसे कहा जाए कि 15 का वर्ग, तो देखिए इसको कैसे करेंगे? 15 गुणित 15, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, तो 5 गुणित 5 बराबर कितना होता है? 25, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना है? 1, तो 1 में हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 में कितने का गुणा करें? 1 का, है ना। तो 2 1 2, तो यहाँ पर आ गया 2, तो 15 में कितना हो गया? 225। देखिए कितने सरलता से, है ना। दहाई में दहाई का गुणा किए, देखिए इस तरीके से 5 25, इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो ये 2 की जगह में 1 की जगह में क्या हो गया? 2, है ना। तो 2 1 2, तो ये गुणा की बहुत सरल विधि है। आप दूसरी विधि हम देखें, दूसरा सवाल देखें। 65 का जैसे वर्ग है, कहने का मतलब 65 गुणित
65, है ना। तो ये हो जाएगा 5 25, है ना। अच्छा ये कितना है 6, तो 6 में एक जोड़े तो कितना हो गया 7, है ना, गुणित 6, तो 6 7 कितना हो गया 42। तो यहाँ पर हम कितना लिख दें 42, तो हमारे पास में हो जाएगा 2 2 5, इतना हो जाएगा, मतलब 65 का वर्ग। तो इस प्रकार से हम एक गुणा करना हम बहुत सरलता से सीख सकते हैं। कितना आ गया 42 25। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा इससे बड़ा बताइए, तो हम आपको बड़ा भी बताते हैं। जैसे आपका 105 है, 105 का वर्ग मतलब 105 गुणित 105, तो ये कितना हो जाएगा 5 25, और ये कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 11, 11 गुणित 10, तो 11 धाम कितना हो जाएगा 110। अब हम इसको इस तरीके से लिख लें, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 105 का वर्ग कितना आ जाएगा 1125 आ जाएगा। इस तरीके से जिनके इकाई के स्थान पर 5 है, तो हम इस प्रकार से इन सवालों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए मैंने कुछ सवाल लेकर के आया हूं, लघुत्तम सवाल। ये पूरे गणित की आधारशिला होती है और हर बच्चे को लघुत्तम, समावर्तक, महत्तम ये चीज़ें आना चाहिए। तो आज मैं आपको लघुत्तम सिखाने जा रहा हूं। आप लोग घर पे बैठे करके ही इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे। तो ये 2 नंबर का वार्षिक परीक्षा में पूछा ही जाता है। जैसे आपसे 12 है, 24 है और 36 है, इसका हमको लघुत्तम निकालना, तो इसको हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इसका लघुत्तम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए, है ना, जो पुरानी पद्धति है, पुरानी विधि है आपकी। अब इसमें इकाई के स्थान पर 2 दिख रहा है, इसके इकाई के स्थान पर 4 दिख रहा है, इसके इकाई के स्थान पर 6 दिख रहा है। तो इसमें कितने का भाग जाता है, सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्या 2 का देते हैं। तो कितने बार भाग जाएगा 6 बार, इसमें कितने बार जाएगा 12 बार, और इसमें कितने बार जाएगा 18 बार। फिर इसमें देखिए 6 है, ये 2 है 8 है, फिर इसमें 2 का भाग जा सकता है, देखिए ये 2 का हो गया, तो ये कितने बार गया 3 बार, ये कितने बार गया 6 बार, और ये कितने गया 9 बार। इनका हम आधा आधा छोटी छोटी संख्याओं से करते हैं। अब कितने का जा रहा 3 का, तो 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर भाग सब सिंगल संख्या है, तो चाहे तो आप कर सकते हैं 2 का 1, तो ये 2 और ये 3। अब केवल यहाँ पर बचा आपका 3, तो जो होगा 1 1 और ये 1। अब हम इन पूरी संख्याओं को लिख लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2, है ना, ये 3, ये कितना है 2 और ये कितना हमारा 3। अब हम इनका पूरा गुणा कर दें, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 दूनी कितना हो गया 12 दूनी 24 हो गया, और 24 हम कितने का गुणा करें 3 का, तो 4 तिया 12 की 2, हाथ लाए 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा ये 72। तो ये सामान्य विधि है, जो बहुत ही सरल है ना। मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम दूसरे प्रकार से समझें। ये भाग विधि भाग के द्वारा करते जाते, अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड के द्वारा कैसे करते हैं। जैसे 12 है, तो 12 का गुणनखंड कैसे करेंगे, इसमें 2 का भाग गया, कितने बार गया 6 बार, इसमें कितने का फिर दिए 2 का, तो 3, और ये होगा आपका 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। इसी प्रकार से 24 के अभाज्य गुणनखंड देख लें अपन, तो 24 के कैसे निकालें, देखिए जी, कितने का भाग जाएगा 2 का, कितने बार गया 12 बार, 12 दूनी 24 या 2 12 24, फिर 2 कितने बार जाएगा 6 बार, फिर दिए 2 का, तो कितने बार जाएगा 3 बार, और 3 एकम 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, है ना, और 4 दूनी 8 और 8 तिरी 24। ये पहला गुणनखंड है, ये हमारा दूसरा गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से हम किसके निकाल लें, 36 के अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो 36 के भी हम इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिए जैसे जो आपका 36 है, इकाई के स्थान पर कितना है 6 है, कितने का भाग जाएगा 2 का, तो देखिए इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता। तो ये हो गया 18। फिर इकाई के स्थान पर 8 दिख रहा है, फिर 2 का जाएगा, फिर ये 3 है तो 3 हो गया, ये 3 हो गया है ना, ये 3 एकम 3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ये नंबर 3 हो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अब हमको निकालना है लघुत्तम। क्या निकालना है? लघुत्तम। तो देखिए कैसे निकालेंगे लघुत्तम। देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 है ना जी है। तो 1 2 और ये 3, ये देखिए, फिर ये 2 ये 2 और ये 2, ये 2 निकाल लिए। अब ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये 3 हो गया। अब बचा ये 2, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 है ना, और 24 तिया कितना होता है? 72 होता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, और 24 में हम 3 का गुणा करके देखें तो 4 तिया 12 की 2, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना हो जाता है? 72। ये हमारा लघुत्तम हो गया है ना। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद में सभी से उभयनिष्ठ निकालते हैं, और शेष जो संख्याएं बचती हैं उनका भी हम गुणा करते, जितने उभयनिष्ठ निकालते उतने निकाल लेते हैं है ना, और बाकी जो होते हैं उनके सबका गुणा कर देते हैं। अब मैं आपको इसी के तारतम्य में महत्तम समावर्तक बताना चाहता हूं है ना, जिससे कि हमारी दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। कौन सा? महत्तम समावर्तक। अब इसमें केवल छोटा सा नियम है कि जो सभी में सर्वमान हो उन संख्याओं का गुणा करके जो गुणनफल आएगा वो आपका महत्तम हो जाएगा। देखिए जैसे आपका ये 2 2 यहाँ मिला तो हमने ये 2 लिख लिया, 1 2 ये चला और ये मिला तो ये हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पर 3 है, देखिए ये 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो हमने ये 3 लिख लिया। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है। लघुत्तम में हमने ये भी इसका भी गुणा कर लिया, मगर महत्तम में ऐसा नहीं होगा। महत्तम जिनका महत्व है सभी जगह, उन्हीं चीज़ों को आप, उन्हीं अंकों को आपको निकालना। जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 निकाल लिया। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, ये निकाल लिया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। अब 2 इसमें तो है लेकिन यहाँ निकल चुका है, अब यहाँ कुछ नहीं तो नहीं है ना। अब हम इसका गुणा करें, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये 12 आपका क्या हो गया? महत्तम समावर्तक हो गया। पहले गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद में आपको उभयनिष्ठ निकालना है और उन उभयनिष्ठ निकली हुई संख्याओं का गुणा करना है, तो वो आपका महत्तम समावर्तक हो जाए। तो हर बच्चा इन प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो फिर अपन देखेंगे। वैसे ढेर सारे वीडियो मैंने आपको बना करके पहुंचा रहा हूं, आप घर पे पढ़ाई करते रहेंगे। कम से कम 20-25 वीडियो हो गए हैं अपने, है ना। और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, और जब स्कूल खुलेगा तो फिर हम और आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको पढ़ते रहना। धन्यवाद। हाँ देखिए, कोरोना काल लगा हुआ है, अभी छुट्टी चल रही हैं, और अभी गवर्नमेंट का सही डिसीजन नहीं आया है कि 10वीं क्लास के पेपर नहीं होंगे, इसलिए आप लोग पढ़ाई से वंचित ना रहें, आप पढ़ते रहें। तो आज मैं आपको विलोपन विधि से संबंधित 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, मैं वह बताने जा रहा हूं। आप लोग अपने पेन कॉपी लेकर के इन सवालों को हल करेंगे। देखिए जैसे आपका 7x ऋण 3y बराबर 1 और 3x धन 4y बराबर 15। समझ लीजिए यहाँ पर हम 3 की जगह क्या कर लें, 2 कर लेते हैं, थोड़ा सा सरल भी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखेंगे, है ना। हल के बाद में कोलन लगाएंगे डैश, और दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है समीकरण। कौन कौन से समीकरण हैं? 1 और 1 2 समीकरण दिए हुए हैं, है ना, इसलिए इसको कहते हैं युगपत समीकरण। इसमें कितने समीकरण हैं? 1 और 1 2, इसलिए ये क्या है? युगपत समीकरण। इस युगपत समीकरण को हम काय से करेंगे? विलोपन विधि से करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं विलोपन विधि से। सबसे पहली बात है कि x का गुणांक क्या है? 7, है ना। इधर x का गुणांक कितना है? 3, यहाँ y का गुणांक कितना है? 2, यहाँ y का गुणांक कितना है? 4। तो इसमें एक शर्त है, या तो x के गुणांक बराबर हो या y के गुणांक बराबर हो, और गुणांक बराबर होने पर चिन्ह असमान हो। जिनके गुणांक बराबर होते हैं या तो वो एक ऋण होगा या धन होगा, एक से चिन्ह नहीं रहना चाहिए। और यदि एक से चिन्ह है और गुणांक भी एक से हैं तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। और गुणांक बराबर हैं और चिन्ह असमान है
मतलब एक धन है और एक ऋण है, तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ भी धन है, यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, यहाँ धन है। तो हम हमारी सहूलियत के लिए हम y को बराबर करें, क्योंकि इसका गुणांक 2 है और इसका 4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। देखिए यहां पर इस पूरे में हम काय का गुणा करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। इस पूरे में हम काय का गुणा करेंगे, ये 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे, 7 चौके कितने होते हैं 28, ये हो गया 28। ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8y हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण, हम इसको 3 बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये समीकरण हमने 4 बना लिया, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी इसके नाम समीकरण 1 और 2 है। तो समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, इस पूरे में हम 4 का गुणा कर देंगे, इस पूरे में हम काय का करेंगे 2 का गुणा करेंगे। ये देखिए 2 का इस पूरे में करेंगे और इस 4 का इस पूरे पे करेंगे। तो देखिए हमारी एक शर्त पूरी हो गई कि y के गुणांक कैसे हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पर x के गुणांक बराबर नहीं है ना। यहाँ पर कितना है 28 है, यहाँ पर 6 है ना। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, इसका चिन्ह ऋण है और इसका धन है। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 34x। इसको जोड़े तो ये कितना हो गया 34। तो x बराबर कितना हो गया 34/34। तो कितना आ गया जी हमारा x बराबर 1 आ गया। देखिए इस तरीके। अब इसमें हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे y का मान। तो y का कैसे करेंगे, देखिए किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर इस प्रकार से हम थोड़ा एक कमेंट्स लिख देते हैं, है ना। तो समीकरण हमारा क्या है 7x है, ऋण 2y बराबर 1 है। तो ये हमने लिखा 7 और x का मान कितना है 1, तो ये 1 ऋण 2y बराबर 1। तो 7 1 7 ऋण 2y बराबर कितना है 1। तो यहां से होगा ऋण 2y बराबर 1 ऋण 7। तो इसका हमने पक्षांतर कर दिए। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, धन का ऋण होता है, ऋण का धन हो जाता है। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह है धन का, इसलिए जब बराबर किस तरफ गया तो क्या हो गया ऋण। अब ये हो गया 2y, यहाँ 1 है, यहाँ ऋण 7 है, तो यहाँ ऋण कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। इसलिए भले ये दिखने में लग रहा है 7 और ये छोटा दिख रहा है 1, लेकिन ये ऋणात्मक इसलिए ये 1 से छोटा है। हाँ, अब हम दूसरी बात में ये याद रख सकते हैं कि बड़ी संख्या का चिन्ह सदैव अमर रहता है। तो बड़ी संख्या 7 है और उसके आगे क्या है 0 है, ऋण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा ऋण 6। अब ऋण यहाँ है और ऋण यहाँ है, तो ये क्या हो जाएंगे धन हो जाएंगे। दोनों तरफ यदि ऋण है तो क्या बनता है धन। तो ये हो गया 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y बराबर कितना हो गया 3 हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर x बराबर 1 और y बराबर 3। ये हो गया। तो देखें हम एक बार फिर से समझें, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए हैं, तो हम या तो x के गुणांक देखेंगे या y के गुणांक, 2 में से किसी के भी गुणांक बराबर होना चाहिए। और जब गुणांक बराबर नहीं होंगे तो हम किसी न किसी के गुणांक बराबर करेंगे। तो उसका सरल को तरीका है, हमने y के गुणांक बराबर कर रहे हैं, इसलिए जो पहले वाले समीकरण में 4 का गुणा कर देंगे, नीचे वाले समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे, तो जो संख्या हमारी आ जाती है। फिर दूसरी शर्त यह है कि गुणांक बराबर होने के बाद में चिन्ह असमान होना चाहिए, तो हम जोड़ने पर लिख देते हैं। तो ये ऋण है और ये धन है, असमान है, इसलिए हमने लिख दिया जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, है ना। तो देखिए 28 और 6 कितना हो गया 34 और ये हो गया 34, 34 को 34 से काट दिए तो कितना आया 1। अब समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 हमारा ये है ना। तो ये हो गया 7 × 1, तो 7 1 7, इसका कर दिया हमने पक्षांतर। यहाँ चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर पक्षांतर। अब देखिए बड़ी मजेदार चीज ये है कि 1 में से 7 को अपन घटा रहे हैं तो घट जाते हैं, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ये ऋण हो गया। ऋण दोनों तरफ है, इसलिए क्या हो गया ये धन हो गया। यदि एक तरफ धन होता और एक तरफ ऋण होता तो ऋण रहता, इस बात को वैसे ध्यान रखेंगे आप। और यदि दोनों तरफ धन है तो धन ही रहेगा, और दोनों तरफ यदि ऋण है बाएं तरफ और दाएं तरफ, तो एक से चिन्ह है तो वो सब क्या बन जाते हैं धन। तो ये हो गया। तो 6 में 2 का भाग कितने बार गया 3 बार। इस प्रकार से बच्चों कक्षा 10वीं के बच्चे इस सवाल को बहुत अच्छे से सीखेंगे, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है।
अब देखिए बच्चों, आज हम ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग, देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ग दिख रहा है, जो वर्ग है ना, जो वर्ग, इसकी चारों भुजाएं कैसी दिख रही हैं? एक समान दिख रही, बराबर दिख रही है ना। तो वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? एक समान होती है। अच्छा, कोण भी इसके कितने के होते हैं? 90-90 अंश का, है ना। प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। यानी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो और कोण भी एक समान हो, मतलब 90-90 के हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आगे बात समझ में, वर्ग किसे कहते हैं? अब है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजाएं इसमें भी कैसी होती हैं? बराबर। और आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और ये विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब ये समद्विभाजित करते हैं तो इनके आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर। उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। दिख रहा है इस भुजा के ये भुजा इस भुजा के बराबर, और आमने सामने के कोण कैसे हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं, है ना। और एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब बात आती है हमारे त्रिभुज की। त्रिभुज किसे कहते हैं? है ना, अने वह आकृति जो 3 भुजाओं से बनाई गई हो, बनी हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। दूसरे रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि किसी तल पर 3 बिंदु अंकित किए जाए जो सीधी सरलरेखा में ना हो, तीनों एक सीधी सरलरेखा में ना हो। देखो, जो सीधी सरलरेखा में है क्या? नहीं है ना, केवल 2 ही है। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। जब आपको आकृति में दिखाई दे रहा है ना, ये बना हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ लिया? अभी वर्ग पढ़ लिया। वर्ग की छोटी सी परिभाषा है, वह आकृति जिसके चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, है ना, और चारों कोण भी कैसे हो? 90-90 अंश के हो, है। और जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, एक दूसरे को काट रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, है ना, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हो, और उनके आमने सामने के कोण कैसे हो? बराबर, उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। त्रिभुज 3 भुजाएं, है ना, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। सामान्य तौर पर इसके पहले मैंने परिभाषा बता दी है ना। इसमें 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360 नहीं, 360 नहीं होता। कितना होता है? 180। और चतुर्भुज का होता है 360, है ना। इस बात को क्लियर करोगे। अब देखिए, अपन कोणों के बारे में पढ़ें। ये आपके कोणों के प्रकार है ना। तो कोण देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए, इसको कहते हैं अपन न्यून कोण। ये थोड़ा झुका हुआ है, 90, है ना, 90 अंश का नहीं है। 90 अंश का जो सीधा बना हुआ, जब सीधा बनता है तो कौन सा कोण बनता है? समकोण बनता है, और 90 अंश का रहता है। और थोड़ा सा यहाँ से झुक जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? कोण बन जाते हैं। और अधिक कोण कैसे बन जाते हैं? थोड़े से फैले हुए बन के, देखिए इधर से फैला हुआ है, ये क्या है आपका? अधिक कोण, 90 से अधिक है। ये क्या है आपका? है संपूरक कोण है, ये रेखा में बन गया है पूरे का पूरा, इसलिए कौन सा कोण है? संपूरक कोण। ये आपका ऋजु कोण, इसका जो मान है, देखिए ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे। संपूरक कोण और ऋजु कोण, इसका जो मान है वो 180 अंश आता है, और इसका जो मान है वो कितना है? 360। अच्छा, कोण देखिए इस तरीके से हमारा ये बृहद कोण। तो ये कोण कितने प्रकार के हो गए हमारे पास में? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए, आपको इससे हम बताते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको हम कहते हैं, तो 30 अंश का कोण बन गया, है ना। 4, देखिए ये 50, ये 60 और ये 70, ये 80, और ये सीधा पहुंच गया ये कितने का? 90 का। इस तरीके से ये बढ़ते चलेंगे तो ये अधिक कोण बनेंगे। 90 से ही हम क्लियर करते हैं। देखो, इस तरफ बढ़ाएंगे तो अधिक कोण, है ना, सीधे में बढ़ा दिया हमने तो समकोण, और इसको और इधर हटा दिया तो ये क्या बन गया? न्यून कोण बन गया। तो इस तरीके से झुका हुआ, इस तरीके से, और फैला हुआ और सीधा।
है ना, बन जाएगा। तो समकोण में क्या होता है, जिसका 90 अंश का कोण हो वो समकोण हो, और 90 से कम हो न्यून कोण हो, 90 से अधिक के कोण हो तो उसे अधिक कोण। तो ये कोणों के आपके प्रकार हो गए, है ना। हाँ देखिए बच्चों, आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के आदि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ें प्राकृतिक संख्याएं। तो गिनती की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश, इस तरीके से आगे की संख्या चलते जाएंगे। तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। प्रकृति के द्वारा हम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3, 4 से होगी। यदि हम इसमें शून्य और मिला दें तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब प्राकृतिक संख्या। फिर पूर्ण संख्या, शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अच्छा, पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं, जो पूरी हो, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। जैसे आपके ऋण 3 है, ऋण 2 है, ऋण 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके की संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद में बात आती है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जैसे आपके √2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या, √5, इस तरह पाई दिया दी हमने। इनके मान क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते, बढ़ते जाते हैं। जैसे पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 3 दशमलव समथिंग बढ़ते जाएगा, है ना। तो इस तरीके की संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में ढेर सारी अपरिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या, इसे हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। मतलब आपको परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, यह लघुत्तम भिन्न जिसके अंश एवं हर पूर्णांक संख्या हो लेकिन शून्य ना हो। मतलब 1/2, 3/5, 5/7, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, आपके परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। सबके समझ में आ गया, है ना। तो आप बताएं प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, कोई बता, प्राकृतिक संख्या। हाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे। हाँ 1, 2, 3, 4 ये सब क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या किन्हें कहेंगे भाई, चलो तुम बताओ। पूर्ण संख्या 0 लगा देंगे। हाँ, शून्य और इसमें शामिल कर दें तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। सबको दिख रहा है ना, वास्तविक संख्या का जो चार्ट बना हुआ है, इसको बनाया गया है ना, ये मैंने स्वयं बनाया हूँ, जो आपको दर्शाया जा रहा है। वही एवं अवरोही क्रम, सम और विषम में देखते हैं। सबसे पहले क्या, सम और विषम। सम और विषम किसे कहते हैं, सम संख्या जिसमें वो संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाता है, वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, 14 इस तरीके से। तो 2 में भी 2 का भाग जाता है पूरा, 4 में भी 2 का पूरा भाग जाता है, 6 में भी 2 का पूरा भाग जाता है ना। तो ये कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या। पर छोटा सा फार्मूला याद करना है कि वो संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है वो संख्याएं सम संख्या कहलाती है। 2 का पूरा भाग, इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए जो कौन सी संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या कहलाएंगी जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगी, विषम। तो सम और विषम समझ में आ गया, जिसमें 2 का भाग जाए पूरा सम, और जिसमें 2 का भाग पूरा ना जाए विषम। आगे बात समझ में, हाँ चलो तुम बताओ। हाँ, जिसमें पूरा 2 का भाग चला जाए। चलो तुम बताओ विषम संख्या, जिसमें 2 का पूरा
हाँ, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं रहता। मेरे को ठीक बता, बैठ जाओ। अब अपन आरोही और अवरोही क्रम के बारे में बताते हैं। आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम। तो आरोही मतलब होता है पेड़। पेड़ में चढ़ना क्या कहलाएगा? आरोही। और उतरना क्या कहलाएगा? अवरोही। जब अपन किसी पेड़ पे चढ़ते हैं तो ऊपर तक जाते हैं, फिर कहाँ आते हैं? नीचे खिसकते हैं, है ना? तो वो क्या हो गया? अवरोही हो गया। तो आरोही देखो 1 2 3 4 5 ये लड़की यहाँ पर पहुंची, तो ये आरोही क्रम में। फिर ये सीढ़ी से उतर रहे, है ना? पहले 10वीं सीढ़ी तक पहुंच गए, 10 से फिर ये उतरना चालू हुई। देखिए तीर से दिखाया जा रहा है ना, तो ये तीर से दिखाया जा रहा है चढ़ना, और जो उतरना तीर से दिखाया जा रहा है। तो फिर 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, इस तरीके से वो नीचे आती है। तो ये कहलाता है आपका अवरोही क्रम। बढ़ना आरोही और घटना अवरोही। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखिए ये बहुत अच्छा ये बना हुआ है, बड़ा प्यारा सा है। गुणा के बारे में अपन समझेंगे। देखिए जैसे आपका 2 में 7 का गुणा करना है, तो 2 गुणे 7 तो कितना हो गया? 14। देखिए लाल दिख रहा है बीच में कॉलम, है ना? जैसे अपन चक्की पे खेलते हैं ना, तो वैसे ये खेल है आपका। फिर देखिए ये 2 में 2 ऊपर दिख रहा है, नीचे 8 है, 2 8 16। ये देखिए फिर ये 2 का 9 दिख रहा है आपको, तो 2 9 कितना हो गया? 18। इस तरीके से हम पहाड़ा का ज्ञान कर सकते हैं, है ना? अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जोड़ देखिए आप, ये आपको तीर का निशान दिख रहा है, ये देखिए तीर है। अब इसमें आपने यहां पर तीर कर दिया, शून्य दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 16 तक है मान लीजिए। अब इसमें हम 1 जोड़ रहे हैं शून्य में, तो कितना होगा? 1, है ना? और शून्य में 2, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? फिर 2 में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 4, है ना? 4 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 5 में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 4। इस तरीके से हम इस चक्री के माध्यम से जोड़ना बहुत अच्छे से हम सीख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मैंने जितना आपको पढ़ाया ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना? कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, साम और विषम क्या होते हैं, है ना? और विभिन्न प्रकार आरोही क्रम, अवरोही क्रम, है ना? और संख्याओं का जोड़। अगले वाले वीडियो में अपन फिर दूसरी चीज पढ़ेंगे ज्योमेट्री से संबंधित। सबकी समझ में आ गया? यस सर। आप दिख रहा है ये बिंदु है, काल्पनिक है, एक छोटा सा निशान है, इसलिए जो कौन सा है उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। वृत्त आपको बता दिया गया है, ये सरल रेखा है, सीधी खींची है, ये किरण है, संकेत बता रही है ना? फिर ये शंकु है, ये त्रिभुज बना हुआ है, 3 गुणा भी बताए, है ना? वर्ग है ना? ये चतुर्भुज है, 4 भुजाएं इसकी कैसी हैं? बराबर है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का। ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, और कर्ण विकर्ण इसके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये बेलन है आपका, है ना? इसे बेलन, ये इसको शंकु, है ना? ये आप 10वीं में भी पढ़ेंगे बेलन से संबंधित सवाल, अभी भी आपके उसमें है मेंसुरेशन में, है ना? और ये आपका शंकु है। तो आज ये हमने ज्यामिति रचनाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आने वाले पीरियड में अपन दूसरी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना? उसको हम बताएं। तो सभी लोग अपने घर पे जाकर के इस प्रकार के चित्र आप लोग बना करके लाएंगे, है ना? अभी देखिए ये भी आपके हमने बनाए हैं, TLM के द्वारा आपको बताया जा रहा है। ये हमारे पास में रद्दी खुद्दी थर्माकोल और कागज वगैरह थे, उससे हमने आपको बनाया। आप भी अपने घर पे बना सकते हैं और सीख सकते हैं। वक्र रेखा कैसी दिख रही है? रेखा बताओ, सारी टेढ़ी दिख रही ना, इसलिए वक्र का कार्य, इसलिए कौन सी रेखा है? वक्र रेखा, है ना? जो टेढ़ी टेढ़ी हो, है ना, इस तरीके से जा रही हो, तो ये कौन सी रेखा हो गई? वक्र रेखा। अच्छा ये एक कैसी दिख रही है? सीधी। ये सीधी है, तो ये कौन सी रेखा हो गई? सरल रेखा, है ना? और ये किरण है ना? ये एक संकेत बता रही है, इस चिन्ह के द्वारा दिख रहा है आपको तीर जैसा, तो ये कौन से है? किरण है ना? ये व्रत है, व्रत कैसा होता है? गोल होता है ना? ये क्या है? व्रत। और ये थोड़ा सा कम है, इसलिए क्या है? अंडाकार वस्तु। तो देखिए व्रत में और अंडाकार वस्तु में अंतर है, थोड़ा सा ये गोल टाइप की, जैसे हमारी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, अंडाकार है ना?
और जे वृत्त है जो पूरे का पूरा न्यूनकोण और समकोण के बारे में हम पहले बता चुके हैं, है ना?